नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर और आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मार देने की साजिश जो रची जा रही थी और उसमें लेफ्ट लिबरल्स और माओवादियों का, नक्सलवादियों का नाम मुख्य रूप से आ रहा है। एक चार्जशीट बनाई गई है जो कि 5000 पेजों की है और उसके बावजूद भी किसी के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। कोई एक दो चैनल्स ऐसे हैं जो इस मुद्दे को उठा रहे हैं, बाकी सारी मीडिया शांत बैठी है, बाकी पूरा ट्विटर शांत बैठा है। लिबरल्स एक ट्वीट तक नहीं लिख रहे हैं इस पूरे मुद्दे के ऊपर। तो दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि उस चार्जशीट में क्या क्या लिखा हुआ है और जिसकी वजह से ये सभी लिबरल्स सांप सूंघकर बैठे हुए हैं। दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं इस चार्जशीट में क्या लिखा हुआ है। और उस चार्जशीट की जो शुरुआत होती है, उस चार्जशीट की शुरुआत में दो नाम मुख्य रूप से बताए जाते हैं। एक नाम होता है रोमा विल्सन का और दूसरा नाम होता है किशन दा का। रोमा विल्सन और किशन दा दोनों लेफ्ट लिबरल्स की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, माओवादियों की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं और एक बैंड संस्था जो कि माओवादियों की संस्था होती है उसके लिए ये काम करते हैं। रोना विल्सन और किशन दा ये मुख्य रूप से आरोपी बताए जाते हैं उस चार्जशीट में, जिसमें इनके ऊपर आरोप ये बताया जाता है कि ये नरेंद्र मोदी को जान से मारने की प्लानिंग कर रहे थे और साथ ही साथ देश में दंगे भड़काने की कोशिश कर रहे थे। पूरे देश में जो दंगे भड़काए जाने थे वो इस बात के ऊपर दंगे भड़काए जाने थे कि दलितों के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है। ब्राह्मण और दलित, इन दोनों के बीच में, इन दोनों जातियों के बीच में दंगे भड़काने की पूरी प्लानिंग थी। और इसके बारे में पुलिस को कहां से पता चलता है? इसके बारे में पुलिस को पता चलता है लैपटॉप से। जो रोना विल्सन और इन्हीं सभी लोगों के जो लैपटॉप्स होते हैं उनको जब खंगाला जाता है, उनकी जब छानबीन की जाती है, तो उसमें पता चलता है कि इस प्रकार के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। पूरे देश में दंगे भड़काने की कोशिश की जा रही है और उसमें कहा जा रहा है कि ब्राह्मण और दलितों को आपस में लड़ाओ। पूरे देशव्यापी ये दंगे होने चाहिए। जब तक पूरे देश में ये दंगे नहीं होंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं गिर पाएगी। ये डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं लैपटॉप से। अब इस चार्जशीट में आगे लिखे हुए हैं कुछ और नाम। वो नाम है रोना विल्सन का, सुरेंद्र गैडलिंग का, शोमा सेन का, महेश राउत का और फिर सुधीर धवाले का। अब इन नामों में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है वो आ जाता है सुधीर धवाले का। सुधीर धवाले कौन है? सुधीर धवाले कबीर कला मंच के लिए काम करते हैं। सुधीर धवाले कबीर कला मंच के लिए नाटक बनाते हैं, उसके लिए, उसके अंतर्गत वो गाने बनाते हैं। और भीमा कोरेगांव में इन्होंने, इनकी इस कला समिति ने भीमा कोरेगांव में जो पंडाल लगा था, जो स्टेज लगा था, उस स्टेज के ऊपर कुछ स्किट किए थे, कुछ गाने गाए थे। और वो जो गाने थे, वो जो स्किट थी, वो इस तरीके की थी कि दलित जो हैं वो ब्राह्मणों से लड़ जाएं, दलित जो हैं वो ब्राह्मणों के खिलाफ हथियार उठा लें और उनको मारने लग जाएं। इस तरीके के वो स्किट्स किए गए थे। अब दोस्तों, इस चार्जशीट में कुछ बातें और मुख्य रूप से सामने आती हैं। वो ये आती हैं कि एक तो ये चार्जशीट बोलती है कि ये जो स्किट्स और गाने वगैरह जो गाए गए थे भीमा कोरेगांव के मंच से, उसके बाद दलितों के ऊपर काफी प्रभाव पड़ा और अगले ही दिन से, जिस दिन भीमा कोरेगांव में ये सारे नाटक और ये सब चीजें देखी, उसके अगले ही दिन से इन्होंने ये पूरा भीमा कोरेगांव का जो वायलेंस हुआ था वो होना शुरू कर दिया था। और साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह भी लिखी गई है उस चार्जशीट के अंदर। उसमें यह लिखा गया है कि वहां पर लोगों ने आके कुछ भड़काऊ भाषण दिए थे। वो जो भड़काऊ भाषण थे उसके बाद लोग बिल्कुल सड़क पर आ गए थे और उन्होंने वायलेंस करना शुरू कर दिया था। अब दोस्तों, नाम तो उस चार्जशीट में नहीं लिखा है, लेकिन हम सभी को पता है कि किस किस व्यक्ति ने वहां पर भाषण दिए थे। जिग्नेश मेवानी वहां पर भाषण देने के लिए गए थे, उमर खालिद वहां पर भाषण देने के लिए गए थे और उनके खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, दोनों ही के खिलाफ। अभी
हम आपको सुनवाते हैं कि किस प्रकार से जिग्नेश मेवानी ने भड़काऊ भाषण दिया और उन्होंने कहा कि आपको सड़कों पर उतरना पड़ेगा। ये जो लड़ाई है ये विधानसभा, राज्यसभा या लोकसभा की लड़ाई नहीं है, ये जो लड़ाई है ये लड़ाई है सड़कों की। आपको सड़कों पर उतरना पड़ेगा और अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसका क्या मतलब निकलता है आप खुद समझ सकते हैं। जो मुझसे प्रेरित हुए हैं, ये आने वाले दिनों में होने वाले उन सभी को ये बात साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि मैं साफ तौर पे ये मानता हूं कि यदि इस देश में कभी क्रांति होनी है तो असेंबली या पार्लियामेंट में नहीं होगी, सड़कों की लड़ाई के चलते होगी, जन आंदोलन के चलते होगी। और यही जनता की लड़ाई और सड़कों की लड़ाई नौ पेशवाई को खत्म करेगी। तो नौ पेशवाई के सामने यदि हमको जीतना है, भीमा कोरेगांव की इस लड़ाई को आगे ले जाना है, उस संघर्ष को आगे ले जाना है, उस संघर्ष से यदि प्रेरित होना है तो चुनावी राजनीति से नहीं होता। मैं मानता हूं कि जनता की लड़ाई लड़ने वाले कुछ लोग गुजरात की, महाराष्ट्र की, यूपी की असेंबली में होने चाहिए, इस देश की पार्लियामेंट में भी होने चाहिए, लेकिन जाति निर्मूलन तो सड़कों की लड़ाई से होगा। एक वर्ग का दूसरे वर्ग का ऊपर जो शासन है वो शासन सड़कों की लड़ाई से खत्म होगा। और दोस्तों इस बीच में पहाड़ सिंह नाम के एक व्यक्ति को, जो कि माओवादी नेता है, उसको गिरफ्तार किया गया था। उसने अपने बयान में साफ तौर पर बताया है कि कबीर कला मंच जो है वो इस प्रकार के नाटकों को बनाता है और इस प्रकार की चीजों को वो फैला रहा है। और उन्होंने माओवादियों का जो प्लान था मोदी को मारने का, या फिर जो प्लान था देश में अराजकता फैलाने का, वो पूरा का पूरा बताया है। अब दोस्तों यहां पर इतनी बड़ी साजिशें जो हो रही हैं, देश को तोड़ने की साजिशें हो रही हैं, प्रधानमंत्री को मारने की साजिशें हो रही हैं। और दोस्तों ऐसे में जहां पर इस तरीके की प्लानिंग्स चल रही हैं, देश में अराजकता फैलाने की, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को मारने की, मतलब देश के सबसे बड़े आदमी को मारने की जो साजिशें चल रही हैं, उसके बाद कोई भी चैनल इसको प्राइम टाइम पर नहीं लेके जा रहा है। ट्विटर पर इसका कोई हो हल्ला नहीं हो रहा है, चार्जशीट में सबूत दिखाए जा रहे हैं, फिर भी कोई बात नहीं कर रहा है। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि किस प्रकार की प्लानिंग थी और इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं और किस किस लोग को फायदा हो सकता है। अब दोस्तों यहां पे एक तरफ हम आपका ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे। इस पूरे मुद्दे पर वैसे तो बहुत ज्यादा ट्वीट्स नहीं आए, लेकिन एक आदमी का ट्वीट आया, उसका नाम है ध्रुव राठी। वो नरेंद्र मोदी की प्लानिंग पे, नरेंद्र मोदी की मारने की साजिश के ऊपर हंसता है। और ऐसा नहीं कि एक आध बार हा हा लिख दिया हो, वो हा 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 बहुत बार लिखता है, यानी कि अंदर से कितना खुश है वो इस बात से समझ में आ जाता है। वो कहता है कि जो चार्जशीट है ये चार्जशीट फर्जी है। 5000 पेज की चार्जशीट कैसे बना सकता है कोई इतने कम समय में। वो एग्जाम्पल देता है कि जॉर्ज आर मार्टिन ने 5 नॉवल लिखे थे जो कि गेम ऑफ थ्रोन्स के थे, और वो करीबन 5000 पेजेस के थे, और उस नॉवेल्स को लिखने में उनको करीबन 20 साल लग गए थे। और ये कह रहे हैं कि उनको अगर 20 साल लग गए थे तो ये जो चार्जशीट लिखी गई है ये इतनी जल्दी कैसे लिख दी गई, ये 20 साल क्यों नहीं लिया इस चार्जशीट को लिखने में। तो इस लेवल की बात ये कर रहे हैं और नीचे कह रहे हैं कि इस नौटंकी को मानने के लिए आप हमें कह भी रहे हैं हा 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 हा। इस तरीके से इन्होंने ये ट्वीट रचा है। अब यहां पे हम आपको बता दें कि कसाब के ऊपर जो चार्जशीट बनाई गई थी, कसाब के ऊपर चार्जशीट जो बनाई गई थी उसमें 11,000 पेजेस की वो चार्जशीट थी। आप देख सकते हैं क्या इस चार्जशीट को बनाने में 20 साल लगे थे। आप अपने आप से प्रश्न कर सकते हैं। एक तरफ है फैंटेसी नॉवल और एक तरफ है प्रूफ्स के साथ वो बात लिखनी जो आपके सामने हुई है, जो आपके पास है, जो आपको दिखाई दे रही है। फैंटेसी नॉवल में आपको सोचना पड़ता है, आपका क्रिएटिव माइंड काम करता है, और सोच सोच के एक कहानी को गढ़ना एक अलग बात होती है। और एक बात होती है कि फैक्ट्स के सामने मेरे पास ये सारे सबूत हैं, उन सबूतों को मैं सीधा सीधा किताब पर लिख दूं। ये वैसी ही बात है कि अगर आप एग्जाम माहौल में बैठे हैं
और एग्जाम हॉल में आपके पास अगर चीटिंग करने के लिए फर्रे हैं, आप सीधा सीधा उसको अपनी शीट पर उतार देते हैं। और दूसरा है कि आपने एक चीज कभी बहुत पहले पढ़ी थी और वो अभी एग्जाम में आपको लिखनी पड़ रही है, तो आप सोच सोच के लिख रहे हैं, उसमें समय ज्यादा लगेगा। किसमें समय ज्यादा लगेगा आपको समझ में आ सकता है। तो कुछ इस लेवल की बेतुकी बात कर रहे हैं ध्रुव राठी के 5000 पेज इतनी जल्दी कैसे लिख दिए। इससे बेहुदा तर्क मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। तो उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। और साथ ही साथ आप हमें patreon.com पर जरूर मदद कीजिए, क्योंकि ये जो मदद है ये हमारी वीडियोस को बेहतर करने में, हमारी रिसर्च को बेहतर करने में बहुत मदद करती है। साथ ही साथ हम आपसे अनुरोध ये करते हैं कि आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीजिए। आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। जय हिंद, जय भारत।